दोस्तों 15 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों पहले ही आपको 2 अंकी वाले महत्वप्रश्न बता दिए हैं, 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न बताए। ओके, इस वीडियो में भी हम क्या है 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। ओके, 2 पार्ट में आपको मैं 3 नंबर वाले बता रहा हूँ, तो पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। तो पहले आपको क्या पार्ट 1 वाले जो इंपॉर्टेंट बताए हैं 3 नंबर वाले उन्हें तैयार कर लेना, फिर पार्ट 2 वाले देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद मैं आपको 4 अंकी वाले कवर करा दूंगा, वस्तुनिष्ठ आपको कवर करा दूंगा और आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ओके, तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा कोशिश करना जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता के आधार में अधिकार में नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं? ये भारतीय संविधान में क्या समता का अधिकार में प्राप्त है। ओके, तो लेकिन समता के अधिकार में भी कहां में समानता का अधिकार है, ये पूछा एक बार से जा रहा है। तो देखिए हमें पहले विधि के समझ से समानता, विधि यानी कानून, विधि यानी कानून, तो कानून के समझ हमें क्या है समानता है, यानी क्या है जो कानून के समझ कोई भी जाता है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप इस जाति के, उस जाति के, ये सब नहीं हो जाए। कानून के समझ सभी व्यक्ति क्या है समान है। ओके, सभी को एक समान दंड दिया जाएगा और एक काम के लिए एक दंड, यानी कोई व्यक्ति अगर अमीर का व्यक्ति चोरी करता है तो भी उसे दंड, कोई गरीब का करता है तो उसे, इस जाति का व्यक्ति अगर दंड कर कोई चोरी कर रहा है उस जाति करे, दंड के सबके लिए समान होगा। ओके, फिर दूसरा है सरकारी पदों की प्राप्ति हेतु अवसर हेतु समान अवसर। ओके, सभी को क्या है समान अवसर दिए जाएंगे सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए। अस्पृश्यता का अस्पृश्यता नहीं छुआछूत, तो इस छुआछूत की क्या समाप्ति की गई है समानता अधिकार के अंतर्गत। दूसरा हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को समझाइए। तो जैसे हमें क्या है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उससे फर्स्ट वाली जो वीडियो बताई थी 3 नंबर वाले, उसमें मैंने आपको बताए थे 6 मौलिक अधिकार भी आपको बताए थे। उसमें से आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार के नाम आपको पता होना चाहिए, 2 लाइन के बारे में पता होना चाहिए। 3 नंबर में आपसे क्या है 3 आपसे मौलिक अधिकार पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से एक हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया, सबसे अंतिम वाला अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है इसमें ये आपको माइंड में रखना है कि बाकी जो संवैधानिक उपचारों को छोड़कर बाकी हमारे जो 5 अधिकार हैं, ओके, और उनको क्या है सरकार जो उनका हनन करती है, छीनती है, वो आपको अधिकार नहीं मिलते हैं, तब आप क्या है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर क्या है अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं या अपने मौलिक अधिकार की सुरक्षा कर सकते हैं। तो वो दोस्तों आपके आते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। दोस्तों वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं, ओके, जो मैंने आपको यहाँ बताया वो आपको इसे माइंड में रखना है, लिखना किस प्रकार से वो आपका बिल्कुल दिया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से किस रूप से जुड़ी हुई है? क्या उससे मौलिक अधिकारों के विषय के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिलती है? इंपॉर्टेंट है, आपको इसे आपको तैयार करके रखना है। ओके, लेकिन और क्वेश्चन की अपेक्षा कम इंपॉर्टेंस, आपके ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपको पढ़ लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, समझाइए। अभी मैंने जस्ट इससे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत यदि आपके जो मौलिक अधिकार हैं राज्य सरकार द्वारा ओके छीने जाते हैं, ओके आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तब आप उनके संरक्षण के लिए आप क्या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो जो उच्चतम न्यायालय होता है वो मौलिक अधिकारों संरक्षक एक बार से, तो कि किस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं, तो वही आपको चीज दिया हुआ है, जो आपने वहाँ पढ़ा वही आपको यहाँ लिख देना है। ओके, क्योंकि क्या है जब भी आपसे क्या मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो उच्चतम न्यायालय है, वो 5 लेख जारी कर सकता है। ओके, बंदी प्रदर्शीकरण लेख, परमादेश लेख, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा, इन लेखों के माध्यम से वो क्या है जो आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ओके, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिला पंचायत के 3 कार्य आपको तैयार करके रखने हैं, और आप भी अपने गांव में देखे होंगे जो जिला पंचायत होती है उसे क्या क्या काम करती है, क्या क्या कार्य करती है, वो आपको बता देना है। जैसे पहला है जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु योजनाएं तैयार करना, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना और कृषि उपकरणों में का प्रयोग को उन्नत करना। दूसरा है ग्रामीण पार्क उद्यानों की देखरेख तथा ग्रामीण विद्युत करना की प्रेरित करना। फिर घरेलू और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। तो ये सब आपके कार्य दिए जिला पंचायत के कार्य, नॉर्मल आप जानते होंगे, पर तो ये आपको क्या समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में गठित की गई अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए क्या है अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, तो इसमें कौन कौन सी सिफारिश थी उसको आपको बताना है। तो एक बार से आप पढ़ लेना। जैसे पहला है पंचायती राज के गठन द्विस्तरीय होना चाहिए, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। जिला परिषद का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होना चाहिए। दूसरा है जिले की समस्त विकासात्मक गतिविधियों का संचालन जिला परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष गैर सरकारी व्यक्ति होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये आपकी सिफारिशें हैं, ओके, तो तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, स्पष्ट कीजिए। इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो बहुत से विद्वान राज्य और सरकार को पर्यायवाची के रूप में
तो कुछ पृथक पृथक मानते हैं, यानी कुछ मानते हैं कि राज्य और सरकार एक ही बात हो जाती है, और इसमें कुछ मानते हैं कि अलग अलग हैं। इसलिए कुछ विचारकों ने राज्य विज्ञान को राज्य का, तो दूसरों ने सिर्फ इसका सरकार का अध्ययन माना है, जबकि सरकार राज्य के रूपी शरीर का आत्मा है। राज्य के बिना सरकार और सरकार के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस स्थिति में राज्य और सरकार दोनों ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन का विषय हैं। यानी कोई एक राजनीति विज्ञान में न केवल राज्य का न केवल सरकार, मतलब दोनों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि दोनों एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता। इस प्रकार दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार राजा के 3 कार्य लिखिए। राजा के कौन कौन से कार्य होने चाहिए वो कौटिल्य के अनुसार आपको बताना है। तो कार्यपालिकी कार्य होना चाहिए, न्यायिक कार्य और सैनिक कार्य। उस क्रम से यहाँ बांटा गया है कार्यों को। पहले कार्यपालिकी कार्य में कि यह राजा का कार्य होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करे, जन जन की सुरक्षा उसका दायित्व होता है, साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखे। न्यायिक कार्य में कि राजा क्या है, दंड व्यवस्था लाए। ओके, इसके बाद सैनिक कार्य, राजा क्या है, प्रधान सेनाध्यक्ष होता है, उसी के द्वारा क्या सेनाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। दिन के 7वें और 8वें पहर में राजा हाथी, घोड़ी, रथों और पैदल सेना का निरीक्षण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संदर्भ अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी नागरिक के कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन और प्राणों की रक्षा के साथ समाज में मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवित रहने का अधिकार प्राप्त हो गए। इसके अंतर्गत सम्मानजनक आजीविका का अवसर और बंधुआ मजदूरी से मुक्ति शामिल है, परंतु नागरिक संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी गई है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे क्या संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो क्यों कहा है, ऐसा क्यों उसको कहा जा रहा है, इसका क्या रीजन है। तो न्यायालय द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार के लेख जारी कर दिए जाते हैं। यानी आपके जो मौलिक अधिकार की, जो हमने पहले में आपको कल क्वेश्चन में बता चुका हूँ, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या होता है, जो आप अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, जैसे समानता अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये सब आपके अधिकार है, 5 अधिकार। और लास्ट में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो आगे जो 5 आपके अधिकार है, कोई छीनता है तो आप क्या है, न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों का संरक्षण की मांग कर सकते हैं। तो फिर न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय फिर रिट जारी करता है। तो कौन कौन सी रिट जारी करता है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पेक्षा। ओके, उनके बारे में क्या है, एक एक लाइन दी हुई है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर सामने प्रस्तुत करने का आदेश न्यायालय दे सकता है, परमादेश उनको जारी कर सकता है, और उनके बारे में एक लाइन दी है। तो आपको पढ़ लेना है कि इनका मतलब क्या है। ओके, तो ये आपका दिया। और ये किसने कहा है, तो ये कहा था जो कि मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो किसने कहा, ये आपको क्लियर रखना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ऑब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार कौन कौन से, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की अगर शक्तियां पूछे तो भी आप इसे लिख सकते हैं, विशेष अधिकार पूछे तो भी आप इसे बता सकते हैं, अधिकार पूछे, उनके कार्य पूछे तो इन्हें आप सेट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, संविधान का क्या कार्य रहते हैं या क्या उसके अधिकार प्राप्त है। संविधान का विधि का उल्लेखित विषयों में भिन्न भिन्न विषयों पर विवाद सर्वोच्च न्यायालय सुन सकता है। यानी मान लीजिए जो संविधान है, संविधान में भी किसी को कंफ्यूजन हो जाती है, उसका कुछ गलत मतलब निकाल देते हैं, तो संविधान की सही व्याख्या का काम करना सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है। दूसरा, स्वयं भी सैनिक न्यायालय को छोड़कर देश के हर न्यायालय व न्यायाधिकार के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने की स्वीकृति दे सकता है। आगे, अपने न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को पुनर्विचार की अनुमति दे सकता है। शासन प्रमुख सरकार को आवश्यक सलाह भी दे सकता है, मतलब सरकार को सलाह देने का भी काम कर सकता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जो कि हम देख ही चुके हैं कि ये भी एक प्रमुख कार्य है सर्वोच्च न्यायालय का, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को साक्षी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसका प्रामाणिकता के विषय में भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्लियर है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की प्रशासकीय शक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्योंकि मतलब इसकी कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है उच्च न्यायालय को, वो आपको दिया है। पहला है, पॉइंट बाय पॉइंट दिया है। पहला है कि वह अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के कागजों को मंगवाकर उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। मान ली उसके नीचे और भी अंडर जो न्यायालय होते हैं वो कुछ आदेश सुनाते हैं, तो उसकी दोबारा सुनवाई करना है तो उनसे क्या है, उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। दूसरा, राज्य के सभी न्यायालय इसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ओके, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है और उसके जो राज्य के और न्यायालय होते हैं उसके अधीनस्थ आते हैं। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा, अतः उनके नियंत्रण पर रखता है तथा उनका निरीक्षण करना उसका कार्य होता है। तो इसका सर्वोच्च न्यायालय का काम है, जो राज्य के न्यायालय उनका क्या निरीक्षण कर सकता है। तीसरा, वह राज्य के किसी भी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायालयों के अधिकारियों की नियुक्ति, पद वृद्धि, अवनति, अवकाश आदि संबंधी नियम भी बना सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
ग्राम पंचायत की आय के स्रोत लिखिए। तो ग्राम पंचायत देखिए विभिन्न प्रकार के काम करती है, क्योंकि गांव की जो पंचायत होती है जानते होंगे आप, तो बहुत प्रकार के काम करती है। तो भले ही आपकी ग्राम पंचायत काम ना करती है वो बात अलग है, लेकिन इसमें जो काम करती है तो उनके आय, उसको पैसे के लिए, काम के लिए पैसा चाहिए है, तो पैसा चाहिए, आय चाहिए, तो कहाँ से उसको मिलते हैं उस पैसे के, तो उसकी बात हो रही है। इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था आपके 3 नंबर वाले में कि जो हमारी नगर पालिका होती है वो भी विभिन्न प्रकार के काम करती है, तो उसे आय कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसे प्रत्यक्ष टैक्स, अप्रत्यक्ष जो टैक्स लेते हैं, मतलब प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, साथ ही कुछ क्या है सरकार अनुदान दे देती थी। उसके 3 स्रोत थे आय के। तो यहाँ ग्राम पंचायत के दिए कौन कौन से स्रोत होते हैं आय के? पहला घर, जमीन, पशुओं, बिक्री कर, परकल, ये भी क्या है, देखिए मैंने यहाँ जो सरकार जो भी होते हैं, चाहे नगर पालिका हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे सरकार भी हो, उनका पैसे कमाने का मेन मतलब पैसे कमाना, यानी आय का उनका स्रोत कहाँ से होता है, और लोगों से टैक्स लेकर विभिन्न कार्यों में क्या टैक्स लगाती है और उस टैक्स से पैसे लेती है, वही यहाँ बताया जा रहा है। तो इसे आपको अच्छे तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य यानी अच्छा से करने वाले कार्य, मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकती, आपको ये कार्य पर नहीं करना ही है। नगर पालिका की इच्छा होगी तो करेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। ऐच्छिक कार्य मन मर्जी से कर दे वो कार्य के मतलब, तो ये नगर पालिका के क्षेत्र का निर्धारण कर सकता है, खतरनाक भवनों या स्थानों की सुरक्षा उन्मूलन कर सकता है, सड़कों किनारे या अन्य स्थानों पर क्या वृक्षारोपण उनकी देखरेख कर सकता है। मतलब जबरदस्ती नहीं कि आप वृक्षारोपण करना ही पड़ेगा नगर पालिका को, अपनी इच्छा कर वृक्ष जो वहाँ के कर्मचारियों के मन में आ जाता है तो कर सकते हो इस बार से। तो ये आपका दिया है, तैयार कर लीजिएगा, पढ़ते ही चीज आपको ये समझ में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। पहले राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है और हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो क्यों इसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल शॉर्ट में आपको सिंपल दिया हुआ है कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों और राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आकलन करने का प्रशिक्षण देता है। राजनीतिक सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है कि जो राजनीति से संबंधित हमें जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं ओके उनका उत्तर मिलता है, साथ ही हम राजनीति की जो घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं हैं उनको अपने हिसाब से सोच कैसे सकें। फिर राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसलिए पढ़ना चाहिए कि यह हमें क्या राजनीतिक चीजों के बारे में अपने विचारों भावनाओं को परीक्षण के लिए प्रोत्साहन करता है और यह क्या है ज्ञान को सरलीकरण करता है। दूसरा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र बताइए। राजनीतिक विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी हम राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें कई क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मैंने आपको बताने कोई 3 आपको बताने। पहले तो राजनीति के विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं, फिर इसमें हम क्या सरकार का अध्ययन भी करते हैं, साथ ही हम कई स्थानों पर कई टॉपिक में क्या मनुष्य का अध्ययन करते हैं। तो ये उसके कुछ क्षेत्र हैं। राज्य का अध्ययन आपने देखा होगा कि इसमें राज्य के विकास, राज्य के तत्व, राज्य के कारणों, ओके राज्य की भूत, उसके भविष्य वर्तमान की पूरी अध्ययन करते हैं। सरकार के अध्ययन करते हैं कि सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, ओके सरकार के अंग कौन से हैं, सरकार का क्या कार्य होता है, सरकार के बारे में पढ़ते हैं। फिर मनुष्य का अध्ययन किस प्रकार से कि राज्य मूल तत्व, जनसंख्या और मनुष्य। मनुष्य के अभाव में क्या राज्य की कल्पना नहीं कर सकती है, की जा सकती है, कि हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ जनसंख्या ही नहीं है तो राज्य का कुछ मतलब ही नहीं है इस प्रकार से। तो यहाँ जब राज्य का अध्ययन कर रहे हैं तो वहाँ मनुष्य का भी अध्ययन किया जाता है। राज्य और सरकार से संबंधित मनुष्य की राजनीतिक क्रियाकलापों एवं राज्य की पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम क्या है इन टॉपिक का अध्ययन करते हैं। तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। इस बार से मैंने आपको 3 अंक की वाली अति महत्वपूर्ण बता दिए। पार्ट 1 वाली वीडियो और देख लीजिएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 वाली अब देख लेते हैं। 3 नंबर वाले 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 2 नंबर पहले बता दिए उसे देख लीजिएगा। आगे बस आपके क्या मैं वस्तुनिष्ठ और आपको 4 अंक की वाली कवर करा दूंगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट लिंक बना दी है। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो सुनाई लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।